हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक तक हमारा हो चुका है। हाफ सर करवा रहे हो, हाफ मैं करवा रही हूँ। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करके जाएंगे या फिर इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुट आउट निकाल दे, कोई भी क्वेश्चन पिक करके दे दे आपको, तो आप वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद हमारी जो है फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स करवाऊंगी। ऑर्गेनिक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ओके। आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजियोशन इज रिवर्सिबल वाइल केमिजोर्शन इज इरिवर्सिबल। सबसे पहली बात तो ये आती है कि फिजियोशन हमारा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि फिजियोशन हमारा क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे अब देखो, या इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। एक मैंने कंटेनर ले लिया, इसने मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं एक मान लो कोई लकड़ी वुड यहाँ पे डिप कर रही हूँ। डिप करने के बाद अगर मैं उस लकड़ी को बाहर निकालती हूँ, जब डिप करूँगी कंप्लीटली तो वो डिप नहीं होएगी पानी में, ठीक है। कंप्लीटली डिप नहीं होएगी, मीन्स उसमें क्या होता है, वंडरवाल्स फोर्स होता है, ठीक है। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये किस में होता है, फिजियोशन में होता है। और इन्होंने बोला है कि ये रिवर्सिबल कैसे होता है। रिवर्सिबल का मतलब, अगर आप पानी में लकड़ी को डालते हो, ठीक है, वो चलो थोड़ी बहुत गीली हो जाती है, लेकिन अगर उसको आप लकड़ी को बाहर रख देते हो या फिर धूप में या फिर थोड़ी सी आग के पास रख देते हो, वो लकड़ी जल्दी सूख जाती है। मीन्स जैसा हमने सूखी लकड़ी को डाला था, वो लकड़ी वापस क्या हो गई, जल्दी से क्या हो गई, सूख गई, ठीक है। तो वो रिवर्सिबल है, मीन्स वापस वही जो रिएक्शन हो जाए वो हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। उसी को फिजियोशन बोलते हैं। अभी देखो, केमिजोर्शन क्या होता है, जैसे वही है। अब एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया। अब मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, टॉवल, ठीक है, टॉवल डिप कर दिया। टॉवल डिप करने के बाद अगर मैं टॉवल को बाहर भी निकालूं, अब देखो लकड़ी को तो बाहर निकाल लिया था, बाहर आने पर लकड़ी, अब देखो लकड़ी बाहर आने पर सूख गई थी, ठीक है, थोड़ी सी धूप लगने के बाद। लेकिन जो टॉवल है वो तो जल्दी नहीं सीखेगा, ठीक है, सूखेगा। अब देखो टॉवल को मैं जब निचोड़ती हूँ, उसमें से पानी भी निचोड़ती हूँ, फिर भी वो गीला रह जाता है। मीन्स उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है पानी का, इसलिए वो क्या होती है, इरिवर्सिबल, जल्दी सूखा ही नहीं है, वो इरिवर्सिबल है, वो वापस उसी शेप में नहीं आया। मान लो जैसे इरिवर्सिबल का और एक एग्जांपल ले लो। मान लो जैसे लकड़ी को मैं आग लगा दूं, लकड़ी को आग लगाने के बाद लकड़ी जब जल जाते पूरी राख बन जाएगी, ठीक है, कोयले बन जाते हैं उसके लकड़ी के। क्या वापस कोयले से हम लकड़ी बना सकते हैं, नहीं। तो ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसमें, जो हमारा सब्सटेंस होता है और सॉल्यूशन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें सब्सटेंस और सॉल्यूशन के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हमें वापस वही मिल जाता है, ओके। क्लियर है आपको ये चीज सभी, ओके। चलो आगे चलें, पता चल गया ना रिवर्सिबल क्यों है और ये केमिजोर्शन इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने यही बताया हुआ है, वेरियस केमिजोर्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड देयरफॉर इट इज रिवर्सिबल। न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हुआ, जब मैंने मान लो लकड़ी को जब मैंने क्या कर दिया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या बने, उसके कोयले बन गए, टुकड़े बन गए कोयले के, ठीक है। क्या अब ये यहाँ पर तो लकड़ी था, ठीक है, और यहाँ पर हमें कोयले मिल गए, ये न्यू सब्सटेंस मिल गया हमें, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, न्यू सब्सटेंस मिल गया, ठीक है, न्यू सब्सटेंस। वापस ये कोयले लकड़ी नहीं बन सकते, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा केमिजोर्शन हो चुका है, ओके। चलो नेक्स्ट देते हैं हम आगे। व्हाट इज द कोगुलेशन प्रोसेस, कोगुलेशन क्या होता है। अब देखो कोगुलेशन वही होता है जिसमें इसमें क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड में नीचे गिर जाते हैं। इसमें जो हमारा सॉल्यूशन होता है,
कोगुलेशन में जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है, प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। जैसे आप मान लो जैसे दूध है, ठीक है, दूध फट जाएगा, उसका पनीर बना लोगे, तो अब क्या हुआ, सॉल्यूशन से दूध सॉल्यूशन था, क्या बन गया, हमें प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या मिला, हमें पनीर मिल गया। वो क्या हो गया, हमारा कोगुलेशन हो गया, पनीर मिल चुका है। इसमें क्या होता है, अब देखो जैसे पानी है, अब इस कंटेनर में मेरे पास पानी है, मैंने ऊपर से क्या डाल दिए, छोटे छोटे कंकर डाल दिए मिट्टी के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे सैंड में क्या हो जाएंगे, नीचे पानी में क्या हो जाएंगे, सैट, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, हमारा कोगुलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें प्रिसिपिटेट मिलते हैं। ये हमारे जो सैंड पार्टिकल हैं, ये मिट्टी के पार्टिकल हैं, जो ये क्या होते हैं, हमारे कोगुलेशन होते हैं, ठीक है, यही होते हैं हमारे कोगुलेशन। इसी को ही कोगुलेशन बोलते हैं कि हमें सॉल्यूशन में हमें क्या मिल जाता है, प्रिसिपिटेट मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो यही आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि हमें जैसे दूध है, दूध फट जाने के बाद पनीर बन जाता है, तो पनीर क्या प्रिसिपिटेट मिल गए हमें, वो कोगुलेशन होता है। ओके, इट इज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, द कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रिसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड कोगुलेशन, मींस दूध का पनीर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब सेटलिंग प्रोसेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स का नीचे, जैसे पानी में मैंने क्या किया था, रेत को, सैंड के पार्टिकल्स को गिराया, वो नीचे सेटल हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये सेटल हो गए, उसी को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती हैं, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, आगे है हमारा कोलोइडियन। कोलोइडियन क्या होता है, कोलोइडियन एक ऐसा मिक्सचर होता है, मतलब कोलोइडियन में क्या होता है, जो नाइट्रो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है, इसमें 4% होता है, सेल्यूलोज 4% होता है, किसमें, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर का। ईथर और अल्कोहल ईथर के मिक्सचर में 4% हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, उसी को हम कोलाइडर बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि हमारा ईथर और अल्कोहल में कितना मिक्सचर होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, कितना होता है, 4% होता है। ये आपने बात ध्यान रखनी, कितना होता है हमारा, 4% होता है, ठीक है, ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में, उसी को हम कोलाइडल बोलते हैं। ओके, उसी को कोलाइडल बोलते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। ओके, आगे देखो, व्हाट आर द माइसेल्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी कोलाइडल पार्टिकल्स। ऑर्डिनरी कोलाइडल पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है या फिर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हो, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे ऑर्डिनरी पार्टिकल, कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वो हमारे ऑर्डिनरी कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो माइसेल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो कोलाइडियल पार्टिकल्स है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, माइसेल्स होता है, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लो, अब इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन यही है कि जो इनके कोलाइडल पार्टिकल्स, सोल्यूट के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, आपने बात ध्यान रखनी है। और जो ये डिफर क्यों है डिफर, क्यों, इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि इनका साइज कितना होता है, कितना, माइसेल्स कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। तो इनके एग्जाम्पल बता दो, सोप एंड डिटर्जेंट, और बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसके, ठीक है, कोई भी 2 एग्जांपल बता देना। आपको बात ध्यान रखनी है कि माइसेल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है सोल्यूट की वो इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन में।
क्लियर? ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई? वही बात है ना, जैसे हमने यहाँ पर वाटर में हमने सैंड पार्टिकल डाले तो यहाँ पर इनकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा स्टेट हार्डी-स्केटर रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हार्डी-स्केटर रूल क्या होता है? ये क्या होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारा, अब देखो यहाँ पर, अब मैंने मान लिया यहाँ पर क्या ले लिया, Fe2SO4, इनको डिसोसिएट करो, 2Fe पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये जो है चार्ज्ड आयंस है, ठीक है, यहाँ पर कितने आयंस है, 2 नेगेटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 2 पॉजिटिव चाहिए। तो मान लो हमने कॉपर दे दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, तो ये इसके पास चले जाएंगे, CuSO4 बन जाएगा। ठीक है, ये होता है, मतलब डायरेक्टली होते हैं चार्ज्ड आयन के। ओके, तो इनकी जो कोगुलेटिंग पावर होती है, कोगुलेटिंग पावर मोर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस होती है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी इसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, आगे हम और एग्जांपल में पढ़ेंगे। दोबारा देख लो हार्डी-स्केटर रूल क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमारे मान लो अगर हम NaCl ले लें, Na के ऊपर पॉजिटिव आता है और Cl के ऊपर नेगेटिव आता है, और FeSO4 लिया, SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, जैसे एक मिनट, Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। अब मान लो इसमें पूछेगी हार्डी-स्केटर रूल की वैल्यू, हार्डी-स्केटर रूल सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो इसमें होगा, क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव है, तो ये किसी को 2 नेगेटिव दे सकता है, मतलब 2 ज़्यादा होता है 1 से। ठीक है, 2 1 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारे 2 दे सकता है, यहाँ पर इसकी कोगुलेटिंग पावर इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या कहता है, जो इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में पार्शियल पार्टिकल्स होते हैं, पार्शियल पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्शियल सॉल्यूशन या पार्टिकल्स मान लो, उनका साइज क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, मान लो ऐसे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ पार्टिकल, ये हमारे क्या है, पार्शियल पेपर है मान लो, ठीक है, पार्शियल पेपर है। ठीक है, ये इनका साइज क्या होता है, लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज होने के कारण इसमें क्या है, पार्टिकल्स पार्शियल पेपर में सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, पार्शियल पेपर का साइज लार्ज होने के कारण इसमें क्या है, चार्ज बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जितने आसानी से फ्लो होंगे वो उतने ही आसानी से निकल सकते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि इनका पार्शियल जो पेपर है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक पेपर लगा दिया, मान लो एक बहुत पतला सा पेपर है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएंगे। पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्लो होने के कारण उसमें से पार्टिकल निकल भी सकते हैं और आयंस फ्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डायलिसिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इनका पार्शियल पेपर का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिससे कि आयंस फ्लो होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, पार्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज, कोलाइडल पार्टिकल्स कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स हैविंग साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके सोप्स एंड डिटर्जेंट इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हार्डी-स्केटर रूल ये देख लेना आप। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इट इज बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल दैट आयंस कैन पास थ्रू पार्चमेंट पेपर फास्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इनका साइज क्या हो जाता है, साइज लार्ज हो जाता है। लार्ज साइज होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल, वो बहुत ही फास्ट फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और इनको सेपरेट भी आसानी से किया जा सकता है अलग। अब देखो, कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द कोगुलेशन AS2। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू है, यहाँ पर
ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग पावर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में आ भी सकता है कि जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो कोगुलेटिंग पावर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 52 है NaCl की, ठीक है, 3 ही है ये, और यहाँ पर BaCl2 की कितनी 0.69। अगर हम मान लो NaCl को ब्रेक करें, NaCl को ब्रेक करें, डिसोसिएट करो प्लस Cl नेगेटिव, एक एक आयन है, एक एक है, ठीक है, पावर इनकी 1 ही होएगी। आगे है BaCl2, क्या होएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। थर्ड है हमारा MgSO4, इसमें क्या होएगा, MgSO4 में Mg पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ये है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। अब मैंने बताया है कि जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो कोगुलेटिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू ये है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फर्स्ट वाला ऐसे, फिर उसके बाद सेकंड है, सेकंड वाला, फिर क्या है, थर्ड। मीन्स जो थर्ड है उसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो कोगुलेटिंग पावर के इनवर्सली हो जाती है। जितनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ सभी को? दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए NaCl इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू दी हुई है, सबसे कम कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी है, थर्ड वाले MgSO4 की। जितनी कम कोगुलेटिंग पावर होगी, सॉरी जितनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण सबसे कम कोगुलेटिंग पावर NaCl की होगी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, लेसर द कोगुलेटिंग वैल्यू मोर विल द कोगुलेटिंग पावर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो हमारे, अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन जो हमारे पार्टिकल्स का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। ये होता है पार्टिकल्स का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के, और प्रेशर की भी उसके इन्वर्स डायरेक्टली होगा उसकी पावर 1/n के। ये आता है ना हमारा रूल, यही बनता है ना, ठीक है, यही बनेगा इसका, क्योंकि प्रेशर पर डिपेंड करता है उसका मास। ठीक है, अब देखो जितना प्रेशर, अब मास तो क्या है, इन्वर्सली है। ठीक है, अगर मास बड़ा होगा, अगर मास एक बंदा बहुत हैवी है उसको हम आसानी से धक्का नहीं लगा सकते, एक लाइट वेट है जिसको उसको आसानी से पुश कर सकते हैं, प्रेशर इस पर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मास जो है इन्वर्सली होता है प्रेशर के। ओके, और वो भी इसकी पावर होती है 1/n, और ये n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसकी पावर है उसकी वैल्यू इतनी 0 से छोटी 1 से बड़ी होती है। ठीक है, सॉरी 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है, मीन्स 0 to 1 लाई करती है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि अब इन तीनों में से हमारे क्या सभी ठीक होंगे। अब देखो एक तो ये है, अब देखो अगर हमारी n की वैल्यू, ऐसे था ना P की 1/n, n की वैल्यू अगर हमारी मान लो 1 है तो हमारा ये डायरेक्टली हो जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये हो जाएगा। तो ये हमारा राइट है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अगर हमारी p की वैल्यू इतनी हो, n की वैल्यू इतनी हो, p हमारा मॉडरेट प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ ये तो है, ये राइट ही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला है, ये भी राइट है। और ये देखो, ये जब हमारी n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये 0 है, तो ये भी राइट है। तो मीन्स ऑल आर करेक्ट ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर इसका किसी का लो होगा, किसी का हाई होगा, किसी का मॉडरेट मीन्स मीडियट प्रेशर होगा। ठीक है, ये आपने, ये 1 मार्क्स में आ सकती है। आपको बोलेंगे कि फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन आपने ये याद रखनी है। ठीक है, पार्टिकल्स का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की 1/n। ठीक है,
देखो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, ए करेक्ट है एट लो प्रेशर, ए कम प्रेशर पर करेक्ट है, बी है मॉडरेट प्रेशर पर और सी है हाई प्रेशर पर। सैचुरेशन मीन्स जहाँ पर प्रेशर बिल्कुल स्टॉप हो गया, लगा दिया हमने जितना लगाना था, मैक्सिमम प्रेशर। ओके, अब देखिए आगे, द बेस्ट कोगुलेंट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ FeOH3 सोल इज। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा है, ये देखो अब इसको कैसे हम बना सकते हैं, Fe3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो ये 3 आयंस है, 3 पॉजिटिव हैं और इसको बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 3 ही नेगेटिव चाहिए। अब जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे, 3 नेगेटिव होंगे, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होएगी। अब देखो सबसे ज़्यादा ए में देखो Na2HPO3 है, इसको करो 2Na पॉजिटिव प्लस HPO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। आगे है NaNO3। ठीक है, NaNO3 यहाँ पर इसका 2 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये होते इधर ऐसे होते हैं ना। अब Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये हो गया। सी देखो Na3PO4, आगे आगे 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। क्लियर। अब डी है Na2SO4, क्या आ गया 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब देखो ये कैटायन है, कैटायन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 कैटायन है और 3 एनायन चाहिए। 3 एनायन अब बताओ किस में है, किस में है, ओनली सी में है। 3 एनायन हमारे किस में है, सी वाले में है और इसी की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, ये इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। द बेस्ट कोगुलेटिंग फॉर द पार्टिसिपेशन, सबसे बेस्ट कोगुलेशन पार्टिसिपेशन इसके साथ किसका होगा, PO3 नेगेटिव का। समझ में आया। एक बार और देख लो, Na2PHPO3 इनको ब्रेक किया हमने ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे ब्रेक करते हैं ना, इधर जो यहाँ पे इसका नीचे होता है तो वो उसके क्या हो जाता है, ऊपर आयंस बन जाते हैं उसके, ये तो पता ही होगा आपको, बेसिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे PO3 नेगेटिव बन रहा था, मीन्स अगर हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 3 कैटायन बन रहे थे। 3 कैटायन को हमने बैलेंस कर लिए, 3 एनायन चाहिए थे जो कि हमें 3 से मिला। ये बेस्ट कोगुलेटिंग पार्टिसिपेशन है इसका। ओके, क्लियर है ये सभी को। ठीक है, कोगुलेशन का पावर का आपका आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। देखो पॉजिटिवली चार्ज ये बताया हुआ है। अब है द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स इज ड्यू टू। ठीक है, अब देखो सबसे पहली तो बात ये आती है कि लायोफोबिक होता क्या है, एक तो होता है लायोफिलिक, ठीक है, एक होता है लायोफिलिक होता है और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या होता है, ये होता है लिक्विड लविंग होता है और ये क्या होता है, लिक्विड हेटिंग होता है। ये लिक्विड से नफरत करता है। मतलब अगर हम लिक्विड में कोई भी पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स डाल दें तो ये नीचे बैठ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए लिक्विड हेटिंग होता है। लायोफोबिक वही होता है जो लिक्विड हेटिंग होता है। लिक्विड से क्या करता है, हेट करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम सैंड पार्टिकल्स डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, अगर मिट्टी भी डालोगे पानी में तो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि वो लिक्विड हेटिंग होती है। अगर वो लिक्विड लविंग होती तो वो फ्लो करती रहती, लिक्विड में घुल जाती। ये लिक्विड हेटिंग है तो उसी को लायोफोबिक कहते हैं। ठीक है, जो लिक्विड हेटिंग होता है। समझ में आया। अब इन्होंने पूछा कि स्टेबिलिटी कब होगी। स्टेबिलिटी उसकी चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज पर डिपेंड करती है। ठीक है, किसकी, लायोफोबिक की। ठीक है, चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। अगर हमारे देखो सेम चार्ज होते तो उनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेम चार्ज होंगे, रिपल्शन। अब देखो ये लिक्विड है, लिक्विड हेटिंग है, अगर हम इसमें लिक्विड ही डालेंगे, ये पहले से लिक्विड हेटिंग है तो क्या कर देगा, उसमें रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी।
ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि सेम चार्ज ऑन पार्टिकल कंबशन डज नॉट फ्लो डज अलाउ पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो भी हमने पार्टिकल डाले वो नीचे बैठ गए हैं लिक्विड हीटिंग की वजह से, लायोफोबिक यही कहता है। ओके, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, द टर्म शोर्शन स्टैंड फॉर, शोर्शन क्या होता है? शोर्शन वो होता है जिसमें एडजॉर्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। ठीक है, एडजॉर्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। अब देखो एडजॉर्शन क्या होता है, एक स्पंज ले लो आप, स्पंज को पानी में डिप कर दो, पानी में डिप करने के वो बिल्कुल फूल जाता है। फूलने का मतलब ये क्या, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्पंज के, उसने सारे पानी को सोख लिया अपने अंदर। और एक लकड़ी ले लो, लकड़ी क्या होती है, वो होती है एडजॉर्प्शन। ठीक है, वो गीली तो होएगी लेकिन इतनी जल्दी सारे पानी को अपने अंदर सोख नहीं करेगी जितना जल्दी स्पंज ने कर लिया। ठीक है, तो शोर्शन में दोनों ही होते हैं। मींस उसमें क्या होगा, ऐसे भी उसमें सब्सटेंस होंगे जो लिक्विड को बिल्कुल अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ऐसे भी होंगे जो लिक्विड को कम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वो होते हैं हमारे शोर्शन। जैसे ये स्पंज का ले लेना आप, ठीक है, स्पंज का ले लेना। स्पंज क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। बी और डी का अंतर है। एब्जॉर्प्शन वो होता है जो कि किसी भी लिक्विड में अगर हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। जैसे टॉवल है, टॉवल को हम डालेंगे लिक्विड में तो वो पूरा गीला हो जाएगा, अगर उसको हम निचोड़ेंगे तब भी वो गीला ही रहेगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, अगर हम लकड़ी को पानी में डिप करते हैं तो वो इतने अच्छे से पार्टिकल्स को नहीं एब्जॉर्ब करवाती, कुछ थोड़ी बहुत गीली होएगी, पूरी गीली अंदर तक गीली नहीं होएगी जब आप उसको तभी निकाल लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोथ एडजॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, किसमें, शोर्शन में। ओके, अब आता है हमारा फ्रिडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। देखो ये इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमारा ऐसे था, P की 1/n। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने क्या किया, K P की पावर 1/n, प्रेशर की पावर 1/n। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि व्हेन 1/n इज इक्वल टू 0, अगर हम 1/n को 0 पुट करते हैं तो P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब हाँ सही बात है। अगर हम देखो फर्स्ट में अगर हम 1/n को 0 पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मीन्स प्रेशर क्या हो जाएगा, P0, इस पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या, एडजॉर्प्शन, ये वाला पार्टिकल्स एडजॉर्प्शन डिपेंड ही नहीं करेगी क्योंकि P प्रेशर ही हमारा वहाँ पर 0 हो गया तो डिपेंड नहीं करेगा। ए हमारा राइट है। बी देखो, व्हेन 1/n इज 0 द एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नो, नहीं होगा, डायरेक्टली तो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर ही 0 हो गया वहाँ पर, 1/n की वैल्यू 0 पुट करी तो। ठीक है, अब है व्हेन n इज इक्वल टू 0 x/m वर्सेस p ग्राफ इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यस, यही होगा। अगर हम n को 0 पुट कर लें तो हमारी जो हमारा x/m और p के यहाँ पर n को 0 पुट किया है ना कि 1/n को, जो ग्राफ है वो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। तब बनेगा जब हम n को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, ये राइट है। व्हेन n इज इक्वल टू 0 प्लॉट x/m वर्सेस v इज कर्व। कर्व तो बनेगी नहीं क्योंकि कर्व कब तब बनती जब इसमें कोई टेम्परेचर इंक्लूड होता, तो टेम्परेचर तो है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, सीधा हमारा स्ट्रेट पैरेलल बनेगा किसके, x एक्सिस के। ठीक है, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल बन गया। ओके, दोबारा देख लो। अब देखो इन्होंने बोला कि हमारी इक्वेशन ये होती है। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने देखी, व्हेन 1/n अगर 0 पुट हो जाए तो एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ये डायरेक्टली तो प्रेशर नहीं होगा। अगर हम n को 0 पुट कर दें, 0 पुट करने का मतलब ये हुआ, चलो मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। x/m इज इक्वल टू K P की पावर 1/n। ठीक है, अगर इसके हम बोथ साइड log लगा दें, log लगाएंगे, log x/m इज इक्वल टू log K प्लस log P 1/n। अब log A की पावर कुछ हो वो आगे आ जाती है, log x/m इज इक्वल टू log K प्लस 1/n log P।
ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हमारा क्या हो गया 0। और अब देखो स्लोप ही जब हमारी 0 हो गई तो हमारा जो है जो ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा हमारा ग्राफ। ओके, क्लियर है। ये तो कर्व तो बनेगी नहीं क्योंकि हमारा n इज इक्वल टू 0 है। n इज इक्वल टू 0 होने के बाद हमारा ये डायरेक्ट या इसके क्या बन गया, पैरेलल बन गया। ठीक है, क्लियर है ये सभी को। ओके, आगे देखो, आगे है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन मोर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। अगर वैलेंसी ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन मीन्स यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया, Na2SO4 ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या हो गया 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ आयन मोर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। वो क्या कौन कहता है, हार्डी-स्कैटर्ड रूल बोलता है। ठीक है, वो कौन बोलता है, हार्डी-स्कैटर्ड रूल बोलते हैं, जो कि हम पढ़ के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके 1 मार्क्स में। ठीक है, अब हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पार्टिसिपेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट होते हैं, जैसे हमने दूध था, दूध फटने के बाद पनीर बन गया, ताज़ा जब पनीर बना वो कन्वर्ट कर दिया, कुछ देर बाद कन्वर्ट हो जाए कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसकी वजह से वो होगा, बाय पेप्टाइजेशन की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से, पेप्टाइजेशन की वजह से। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन अकॉर्डिंग्स विद फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कौन सी कर्व होगी, अब देखो ये हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, के पी की पावर 1/n। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या लॉग, दोनों बोथ साइड लॉग लगा दो, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी कर्व क्या बनती है। अब देखो अगर हमारी कुछ भी 0 पुट ना किया जाए, ये हमारी स्लोप है। ठीक है, ये हमारी स्लोप है। जैसे आपने ग्राफ किया होगा, क्या होता है वो x इज इक्वल टू एम सी प्लस एम वाई प्लस सी, ऐसा कुछ होता है शायद। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा, अब देखो यहाँ पर कुछ भी 0 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या बनता है, लीनियर बनता है यहाँ से, क्योंकि ओरिजिन से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से बनता तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती, 0 होती है। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ओरिजिन से नहीं बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा। किसका, x/m और log p के बीच में ग्राफ हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, log ये क्या हमारी इंटरसेप्ट है। ठीक है, log k है हमारा। ठीक है, हो गया ये आपको क्लियर, हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा। ओके, तो हमारे ये ठीक है, तो ऐसे बनेगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, जो कि हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन से नहीं यहाँ से बनेगा, हमारा लीनियर बनेगा। ठीक है, तो आपके ये सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यही 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। कोगुलेशन क्या होता है, लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होता है, हार्डी-स्कैटर्ड रूल क्या होता है, फ्रेंडली इक्वेशन पूछ सकते हैं। ओके, तो बस आपके यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे बिल्कुल शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो आगे नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, वो भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।